स्टूडेंट, मैं राजन नागद्या एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में। आज हम जानेंगे गणित की जान के बारे में। मतलब गणित की बात करें तो गणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है सूत्र, यानी कि गणित की जान। हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर हल करना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सूत्र है, और वो आज हम देखेंगे। चलिए सूत्र बात करें a प्लस बी के होल स्क्वायर की। कुछ ऐसे सवाल जिनमें कि कुछ सवाल इस तरह से आए कि x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यदि हमको इसका उत्तर निकालना है तो हम इसको क्या करें, इस सूत्र का जो हल है उसको हम रखें। अगर इसको हम रख के सवाल को हल करते हैं तो बड़ी आसानी से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर वहाँ चिन्ह प्लस की जगह माइनस हो जाए तो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी के आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल ऐसा आ जाए कि a के ऊपर भी घात 2 और b के ऊपर भी घात 2 और चिन्ह हो माइनस का, तो उसके लिए हम उसको हल करने के लिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। आगे चलते हैं चौथे में। यदि a प्लस बी, अब तक घात 2 थी, अगर घात 3 आ जाए ऊपर तो हम कैसे हल करेंगे। तो अगर इस तरह से कोई सवाल आता है तो हम उसको इस सूत्र को लिख के आसानी से हल कर सकते हैं कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। यहाँ काय का भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणे का चिन्ह है क्योंकि ये कोष्टक लगा हुआ है। आगे चलते हैं a माइनस बी। अगर यहाँ चिन्ह प्लस था तो ये वाला सूत्र, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो सूत्र क्या होगा, तो a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b। आगे चलते हैं। यदि ऐसा हो कि a की घात 3 प्लस b की घात भी 3, अलग अलग घात हो, तो हम कैसे हल करेंगे। तो ये एक सूत्र है छोटा सा कि हम इसको तोड़ दे, a प्लस बी अलग ले ले, उसके बाद a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी की घात 2, ये हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए कोई सवाल कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 है, कोई भी संख्या हो, तो हमको केवल ये सूत्र लगाना है कि a माइनस बी कोष्टक में a की घात 2 प्लस ए बी प्लस बी की घात 2, इतना सा लिखना है, जिससे हमारा सवाल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तीसरा है, यदि हमारे पास 3 संख्या आ जाए a प्लस बी प्लस सी और पूरे की घात आ जाए 2, यदि ऐसा हो तो हमें क्या करना है, तो हमें ये वाला सूत्र लिखना है और बस जो मान है वो इनकी जगह हमको रखना रहेंगे। सभी में यही रहेगा कि जहाँ जहाँ पर संख्या आ जाए, जैसे कि a की जगह x मैंने बताया था, b की जगह a बताया था, तो ये कहीं पर भी आएंगे तो हमको केवल इधर वाली संख्याओं में उनके मान रखना है, जोड़ना है और हमारा उत्तर आसानी से आ जाएगा। इन सूत्रों के आधार पर ही हम गणित को आसानी से हल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें गणित की जान कहा जाता है। कुछ सूत्र और है गणित में, जैसे कि क्षेत्रफल और आयतन के लिए। जब वह आगे बढ़ते हैं तो उन सूत्रों के आगे क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो कुछ आकृतियाँ जिनके सूत्र से हम उनके आयतन का, उनका क्षेत्रफल, उनका परिमाप आदि चीज़ें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहला सूत्र है गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3। गोले की बात करें तो गोला है इस तरह से, सब तो से गोल रहता है, ये एक 3D आकृति होती है। इसमें ये जो अंदर का भाग होता है, यदि इसका हमको कोई भी मान ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको गोले का आयतन का सूत्र लगाना रहेगा। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की घात 3। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर घात में हमेशा गलती होती है कि घात 2 लिख देते, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि 4/3 हम गोले का आयतन लिख रहे हैं तो यहाँ पर घात 3 आएगी, क्योंकि यहाँ बटे में 3 है। आगे चलते हैं, अगला है शंकु का आयतन। यहाँ देखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई r की घात 2h। शंकु की आकृति देखी होगी, इस तरह से जो आकृति होती है, जो एक टोपी के आकार की होती है, उसे हम शंकु की आकृति कहते हैं। यदि शंकु की आकृति में हमें अंदर वाले भाग का मान ज्ञात करना है तो हम उसके लिए सूत्र के साथ लिखते हैं शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r की घात 2 प्लस h। ठीक है, आगे चलेंगे। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन बहुत ही आसानी से, बेलन का आयतन बराबर पाई r की घात 2h। बेलन का आयतन बराबर पाई r की घात 2h। बेलन की आकृति ऐसी, इसके अंदर का आयतन यदि हमको ज्ञात करना है तो हम आसानी से
ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि घन का आयतन। अब घन का आयतन, घन किसे कहते हैं, तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन जो एक डब्बे के आकार का हो, कुछ इस तरह का, तो इसको हम कहेंगे घन। घन का आयतन बराबर a की घात 3, यानी कि जो घन की भुजाएं है उनकी घात कितनी लगा दो, 3 लगा दो। अगला है अर्धगोले का आयतन। जिस तरह गोले का आयतन होता है तो गोला पूरा गोल होता है, उसी तरह से यदि किसी को बीच में से काट दिया जाए तो आधा आधा हो जाएगा। यदि आधे गोले का भी आयतन हमको ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होता है अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई r की घात 3। उसके बाद आता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय की बात करें तो पृष्ठीय की बात अगर हम करें तो पृष्ठीय की बात अगर हम करेंगे तो पृष्ठ किसको कहेंगे, जो कि एक भाग होता है ऊपरी, किसी भी किताब का ले लो, इस बोर्ड का ही ले लो, है ना, ये चारों तरफ का जो भाग है ये सारे इनके क्या है, पृष्ठ है। तो इन्हीं पृष्ठ के जो मान ज्ञात करने होते हैं उनके लिए सूत्र होता है कि यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र होगा 6a की घात 2। अगला है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का यानी कि ये शंकु था, इसी तरह से एक और बना देता हूं मैं, ये शंकु, इसका पृष्ठ, तो पृष्ठ किसको कहेंगे हम, ये वाला भाग, ये जो भाग है ये क्या है, पृष्ठ है। यदि इनका मान ज्ञात करना है पृष्ठ का तो हमको शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है, जो कि होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे सभी जगह एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि पाई, सभी जगह एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि पाई, तो पाई का मान हमेशा होता है 22/7। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है गोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ तो इसी की तरह गोले का भी, क्योंकि गोले के भी तो बाहर जगह है ये वाला पृष्ठ, तो इसको हम गोले का पृष्ठ कहते हैं। अगर ये गोले का पृष्ठ है तो इसका सूत्र 4 पाई r की घात 2। आगे बढ़ते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ के बारे में मैंने अभी बताया कि जो आकृति है उसके बाहर वाला भाग जिससे कि वो बनी हुई है ये वाली, है ना। तो इसी तरह बेलन की बात करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई r h, ये इसका सूत्र होता है। या देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ जिसका सूत्र होता है 2 पाई r h। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, आयत की एक सिंपल सी आकृति जिसकी दोनों ये वाली भुजाएं बराबर हो और ये वाली भुजाएं बराबर हो, अगर उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभी तक हम आयतन और वक्र पृष्ठ की बात कर रहे थे, अब आ गया क्षेत्रफल। यदि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी की तरह आगे बढ़ते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग की बात करें तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग किसको कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं हमेशा बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। आगे बढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडरवुड s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पे त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है जिनको हम a, b और c के नाम से प्रदर्शित करते हैं, और उसके क्षेत्रफल के लिए यहाँ पर s एक मान रखते हैं जिससे हम मान रखकर उसका आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त यानी कि एक गोला पूरा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r की घात 2। यहाँ पे r हम कभी से पढ़ रहे हैं, r के बारे में अगर किसी को पता ना हो तो मैं बता दूं कि r त्रिज्या किसी भी वृत्त की, किसी भी आयतन के ज्ञात करने की या उसके अंदर भरने की क्षमता में जो आयतन होता है उसमें त्रिज्या की जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं r रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वृत्त की परिधि की बात करें तो एक वृत्त जिसके अंदर हम किसी भी चीज को लटकाएं चारों तरफ से, ये जो रेखा रहती है इसकी परिधि, इसको ज्ञात कैसे करते, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, इसको व्यास बोलते हैं। और इसकी पूरी की परिधि अगर ज्ञात करनी है तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होते हैं, रहते ये आयत जैसे ही हैं, पर इनमें थोड़ा सा चेंज होता है, ये हल्के से तिरछे होते हैं, ये होता है चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित एक भुजा गुणित दोनों के बीच की दूरी। इसी तरह त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी होता होगा, ठीक है।
अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, तो त्रिभुज इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है। तो इनमें भुजाओं को रूप में दर्शाया जाता है कि जो खड़ी भुजा है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, आड़ी भुजा है उसको हम आधार बोलते हैं, जो तिरछी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको उस भुजा का, आधार की भुजा का और ऊंचाई की भुजा का मान पता रहना चाहिए, और हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। चलते हैं 17वां, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत की हम बात कर रहे हैं तो आयत वही जो अभी मैंने बताया था आपको कि दोनों भुजाएं बराबर, दोनों भुजाएं बराबर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो मैंने सूत्र बताया था कि लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसी तरह अगर इसी का परिमाप ज्ञात करना हो तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई का मान पता है, चौड़ाई का मान पता है, तो हम आसानी से उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ अगला 18, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो उन तीनों भुजाओं का मान पता है, तो हम तीनों भुजाओं का योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो तीनों भुजाओं का योग। अगला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, जिस तरह हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, चारों भुजाएं बराबर होती है, उसी तरह अगर परिमाप ज्ञात करना है वर्ग का, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित 1 भुजा की लंबाई, 4 गुणित 1 भुजा की लंबाई। अगला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का, घनाभ इस तरह की आकृति जिसे हम घनाभ कहते हैं, इसका पृष्ठीय मतलब इसके ये पृष्ठ, इन पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो एक सूत्र होता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणित इसको लंबाई और इसको चौड़ाई और h को ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई और लंबाई। उसके बाद कोण। कोण किसे कहते हैं, तो हमारे पास सर्कल होता है जो कि होता है 360 डिग्री का। तो इस सर्कल में यहाँ 0 से चालू होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ आकर वापस कितना हो जाता है 360। तो इन कोण का अगर हमको मान ज्ञात करना हो तो कोण का सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।